हाय गाइस। तो यार आज हम की वैल्यू स्टोर डिज़ाइन करने का पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है। और याद करो हम कोर कंपोनेंट्स हमने देखना स्टार्ट किया था, कोर कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स जो कि की वैल्यू स्टोर को डिज़ाइन करने में हेल्प करेगी। तो हमने डेटा पार्टीशन और डेटा रेप्लिकेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी देखेंगे ना, तो हम आप याद करो स्टार्टिंग में इंटरव्यूअर ने जब रिक्वायरमेंट्स बताए थे अपने, तो उसने एक टर्म यूज़ किया था, ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी। राइट, आपको याद होगा। तो इस वीडियो में ना आपको समझ में आ जाएगा ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो देखते हैं कंसिस्टेंसी में क्या है। यार आपको ये तो पता होगा कि डेटा हम रेप्लिकेट करते हैं मल्टीपल नोड्स में। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का ध्यान देना होगा। राइट, मतलब अगर आपके नोड्स जो हैं आपने रेप्लिकेट किया है, ठीक है, मल्टीपल नोड्स में डेटा, तो आप चाहोगे ना कि सारे नोड्स में, सारे रेप्लिका नोड्स में जो डेटा है वो सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे, है ना, अपडेटेड रहे सभी में। यानी कि सिंक्रनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है रेप्लिकेट करने के बाद। ठीक है, तो समझने के लिए ना, कंसिस्टेंसी समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, NWR। ठीक है, इसको याद रखना। देखो ये है क्या, पहले तो समझते हैं सबका मीनिंग क्या है। N है नंबर ऑफ़ रेप्लिकाज, ठीक है। W है राइट कोरम ऑफ साइज़ W, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। R है रीड कोरम ऑफ साइज़ R। देखो इसका मतलब क्या है, कोरम का मतलब क्या है। देखो कोरम का मतलब क्या है ना, जैसे अभी मैं W के बारे में बताता हूँ। W का मतलब ये है कि अगर मान लो राइट ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं अपने डेटाबेसेस में, और उस राइट ऑपरेशन को सक्सेसफुल बोलने के लिए, ठीक है, कम से कम W नंबर ऑफ़ रेप्लिकास से एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए कि भाई सब में राइट हो चुका है। इसी को बोलते हैं W राइट कोरम। कोरम मतलब एक तरह का एग्रीमेंट कि देख भाई, मैं जब राइट ऑपरेशन करूँगा तो कम से कम W नंबर ऑफ़ रेप्लिकास से एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए कि राइट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह रीड ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानने के लिए मैं कम से कम R रेप्लिकास के रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। इसको बोलते हैं रीड कोरम, जो मैं बता रहा था। R रीड कोरम है, मतलब R नंबर ऑफ़ रेप्लिकास से रिस्पॉन्स का मैं वेट करूँगा। अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो किसी एक रेप्लिका से मैंने रीड कर लिया एंड बस मैं निकलूँगा नहीं, मुझे टोटल R नंबर ऑफ़ रेप्लिकास से रिस्पॉन्स चाहिए टू कंफर्म कि मेरा रीड ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, और N जो मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ़ रेप्लिकाज, इसका मतलब हुआ कि मैंने कितने रेप्लिका नोट्स में अपने डेटा को रेप्लिकेट किया है। ठीक है, इस सबसे अच्छा तरीका है इन सबको समझने का एक एग्जांपल से। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलते हैं कि n=3 है, मतलब मैं अपने डेटा को 3 रेप्लिका नोड में रेप्लिकेट करूँगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं S0, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, ताकि और अच्छे से समझ में आए ये सब। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये हैश रिंग है, ये हमारा पहला रेप्लिका है, ये दूसरा रेप्लिका है जिसमें मैं डेटा को रेप्लिकेट करूँगा, ये है तीसरा रेप्लिका। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर रखेंगे हम, जो कि वेरीफाई करेगा कितने नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेज आए हैं। ठीक है, ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, डेटा को हमने S0, S1 और S2 में रेप्लिकेट किया। ठीक है, अब देखो W=1 का मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेटर को कम से कम एक एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए बिफोर राइट ऑपरेशन इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल। इसको मैं कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेटर एक तरह का ये है, मतलब एक तरह का मिडल वेयर है बिटवीन क्लाइंट एंड दी रेप्लिका नोड्स। ठीक है, क्लाइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटर एक तरह का वो होगा, मिडल वेयर होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे एरो बना देता हूँ। इसने क्या किया, डेटा डाला, ठीक है, पुट किया, की है मेरा
K1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स आ गया कि हाँ भाई राइट हो चुका है, S0 ने एक्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसने S1 में भी रेप्लिकेट किया, पुट K2, सॉरी K2 नहीं होगा, सेम डेटा को रेप्लिकेट कर रहे हैं ना, तो एक K1 इसके लिए वैल, इसने भी एक्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई राइट ऑपरेशन हो चुका है। सेम यहाँ पर भी इसने पुट किया K1 की करस्पॉन्डिंग की वैल्यू रेप्लिकेट किया S2 पे, इसने भी एक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो W = 1 मतलब क्या हुआ कि अगर सिर्फ S0 से ही रिस्पॉन्स आ गया ना, तो मैं राइट ऑपरेशन को सक्सेसफुल मान लूँगा और मैं रिटर्न हो जाऊँगा, ठीक है। आई विल नॉट वेट फॉर S1 का एक्नॉलेजमेंट एंड S2 का एक्नॉलेजमेंट। W = 1 का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक से भी आ गया ना एक्ट, तो आई विल कंसिडर दिस राइट ऑपरेशन एज सक्सेसफुल, ठीक है। हम वी विल नो लॉन्गर वेट फॉर दी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम S1 एंड S2, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट करूँ, कोऑर्डिनेटर एक तरह का प्रॉक्सी या तो मिडलवेयर बोल सकते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड दी नोड्स। ये सारे नोड्स हैं मेरे S0, S1, S2 रेप्लिका नोड्स, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हमें। तो आपको ये समझ में आ गया कि WN और R का मतलब क्या है, राइट। WN एंड WR का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि कम से कम कितने नोड, रेप्लिका नोड को हम कंसिडर करेंगे सक्सेसफुल मानने के लिए अपने राइट को और अपने रीड को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं ना W, R और N का, W और N की क्या वैल्यू रखनी है, ठीक है, वो देखो ट्रेड ऑफ है यार एक्चुअली में, कंसिस्टेंसी और लेटेंसी के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ आगे। मान के चलो मैंने W = 1 माना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट ऑपरेशन बहुत जल्दी रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं बस एक ही रेप्लिका के रेस्पॉन्स का वेट करूँगा, है ना, और बाकी रेप्लिकास का वेट मैं नहीं करूँगा, राइट। तो मतलब राइट ऑपरेशन बड़ी जल्दी हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं R = 1 है, ठीक है, तो रीड ऑपरेशन जल्दी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जब रीड में कर रहा हूँ तो मैं बस एक रेप्लिका का रिस्पॉन्स आ जाएगा ना रीड का, तो मैं मान लूँगा कि चलो भाई सक्सेसफुल हो गया रीड ऑपरेशन, मैं रिटर्न कर जाऊँगा। आई विल नॉट वेट फॉर दी अदर रेप्लिकास, है ना, बाकी रेप्लिकास का वेट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो दोनों मैंने बताया ना W = 1 और R = 1, आप इन दोनों में ध्यान दो, लेटेंसी तो बहुत कम हो गई, मतलब आपका रिस्पॉन्स बहुत क्विक आएगा क्योंकि आप तुरंत रिटर्न कर जा रहे हो, बस एक इंसान का वेट कर रहे हो, एक रेप्लिका नोड का रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो। बट आप ध्यान दो कंसिस्टेंसी के लिए ये सही नहीं है ना। मतलब आपने जब राइट किया, बस एक ही पे राइट हो गया तो आप खुश हो गए और आप रिटर्न हो गए, आपने ये इंश्योर नहीं किया कि बाकी रेप्लिका नोड्स में राइट हुए हैं कि नहीं डेटा। तो डेटा मान लेते हैं आपके एक नोड में हो गया, बाकी नोड में आउटडेटेड रह गया डेटा, वहाँ पर तो नहीं हुआ अपडेट। तो कंसिस्टेंसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, मतलब अगर लेटेंसी अच्छी रख रहे हो तो कंसिस्टेंसी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ट्रेड ऑफ, है ना। देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड लेटेंसी, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर W या तो फिर R को हम 1 से बड़ा रखते हैं, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी तो अच्छी हो जाएगी, है ना, बट लेटेंसी बढ़ेगा क्योंकि मोर रेप्लिकास के रिस्पॉन्स का आप वेट कर रहे हो, है ना। कंसिस्टेंसी तो अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो तो मोर देन 1 रेप्लिका नोड्स पे राइट का एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हो, और रीड भी जब आप कर रहे हो तो आप मोर देन 1 रेप्लिका नोड्स का रीड का एक्नॉलेजमेंट का वेट करोगे। तो मतलब आपको डेटा हर बार अपडेटेड मिलेगा, और डेटा आप हर बार अपडेट करोगे मोर देन 1 रेप्लिका नोड्स में, तो कंसिस्टेंट डेटा तो भाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको डेटा कंसिस्टेंट तो मिल जाएगा, यू आर हैप्पी विद दी डेटा कि भाई लेटेस्ट है, अपडेटेड है। बट वही है कि आप मोर देन 1 नोड का वेट कर रहे हो तो आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो लेटेंसी बढ़ जाएगी, मतलब स्लो हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि
मोर रेप्लिकास के रिस्पॉन्स का अब हम वेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसिस्टेंसी तो अच्छी हो गई लेकिन लेटेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया अपन को, ट्रेड ऑफ हो गया ना, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, W+R की वैल्यू n से बड़ा रखो तो इसको ना स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी गारंटीड होती है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं n मेरा 3 है, मतलब मेरे पास 3 रेप्लिका नोड्स होंगे, S0, S1 एंड S2, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि W जो है, W को मान लेते हैं 2 रख लिया कि भाई 2 रेप्लिका नोड से एक्नॉलेजमेंट लूँगा मैं राइट ऑपरेशन के लिए, और रीड का भी मैं 2 ले लेता हूँ कि कम से कम 2 रेप्लिका नोड्स का तो मैं लूँगा ही एक्नॉलेजमेंट। और देखो दोनों को जब जोड़ रहे हैं 2 + 2 इज़ ग्रेटर देन n हो रहा है क्योंकि n की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस केस में क्यों कंसिस्टेंसी गारंटीड है, आप ये देखो। देखो जब मैंने राइट करना चाहा, ठीक है, जब मैंने राइट करना चाहा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कम से कम 2 रेप्लिका में तो इंश्योर पक्का करूँगा कि उसमें राइट हो जाए। तो मान लेते हैं S0 में और S1 में मैंने पक्का इंश्योर कर लिया कि भाई लेटेस्ट डेटा अपडेट हो जाए, एकदम राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। अब रीड का देखते हैं। रीड भी मैंने बोला कि मैं रीड कम से कम 2 नोट से तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो देखो रीड मान लेते हैं S2 से किया और एक और करेगा S1 से या तो S0 से, तो यार एक तो पक्का ओवरलैपिंग मिल जाएगा जिसमें राइट एकदम करेक्ट नोट पे हुआ है, रीड भी एकदम करेक्ट नोट पे हुआ है, मतलब एकदम अपडेटेड रेप्लिका से हुआ है रीड एंड राइट। ये चीज़ समझ रहे हो, क्योंकि कम से कम एक ओवरलैपिंग नोट तो पक्का मिल जाएगा आपको, है ना। एक ओवरलैपिंग नोट पक्का मिल जाएगा डेट हैज़ द लेटेस्ट डेटा, है ना, और ये कंसिस्टेंसी इंश्योर करेगा पक्का, राइट। अब देखो ये तो आप समझ गए कि W और R के वैल्यू क्या क्या रखेंगे, कभी कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, कभी लेटेंसी अच्छी होती है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करें भाई कि NW और R को क्या यूज़ करना है आपके यूज़ केस को फिट करने के लिए, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, अगर R की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब सिर्फ मैं रीड ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक रेप्लिका का वेट करूँगा एक्नॉलेजमेंट का, तो ऑब्वियस है रीड बहुत फास्ट होगा। और अगर मान लो W1 रखा तो राइट बहुत फास्ट होगा, मतलब राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल मानने के लिए मैं सिर्फ एक रेप्लिका के एक्नॉलेजमेंट का वेट करूँगा, तो मेरा फास्ट राइट होगा, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बताया जो बेस्ट है, W+R ग्रेटर देन n हुआ, तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी गारंटीड है भाई। और मोस्टली W=R=2 और n 3 ही रखते हैं, इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, W+R < n, ऑब्वियस है फिर कंसिस्टेंसी गारंटीड नहीं रहेगी। वही मैं बता रहा हूँ, उसका जस्ट ऑपोजिट है सेकंड वाले का, कंसिस्टेंसी गारंटीड नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो डिपेंडिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से W और R और N को ट्यून कर सकते हो ना भाई। W की वैल्यू और R की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, N की वैल्यू चेंज कर सकते हो, ट्यून कर रहे हो मतलब आप। और उस ट्यूनिंग की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी वैरी कर रही है, आप यू आर एबल टू ट्यून योर कंसिस्टेंसी ऑल्सो बाई मैनिपुलेटिंग द वैल्यू ऑफ W, R एंड N। तो यार इसी का मतलब होता है ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी, समझे। इंटरव्यूअर यही पूछ रहा था आपसे कि W और R और N को आप ट्यून कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। इसी को बोलते हैं ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यूअर और भी कुछ सवाल करता है, फॉर एग्जांपल डू यू नो अबाउट कंसिस्टेंसी मॉडल्स। ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है जो कि जनरली इंटरव्यूज़ में उठते हैं। कंसिस्टेंसी मॉडल्स क्या होता है, तो आपको बताना है कि कंसिस्टेंसी मॉडल ये बताता है कि आपकी कंसिस्टेंसी का लेवल कितना है, कितनी डिग्री है आपकी कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी की डिग्री बताता है, क्या बहुत कंसिस्टेंट है या ओके कंसिस्टेंट है या फिर बहुत ख़राब कंसिस्टेंट है, ठीक है। डिग्री बता रहा है ये। तो 3 तरह की कंसिस्टेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इवेंचुअल। तो पहले स्ट्रॉन्ग का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मतलब नाम से पता चल रहा है कि भाई बहुत कंसिस्टेंट होगा डेटा, कितने बार भी रीड ऑपरेशन मारोगे ना हमेशा अपडेटेड डेटा मिलेगा, एकदम अपडेटेड डेटा, ऑलवेज अपडेटेड डेटा, ऑलवेज कितना भी रीड ऑपरेशन मारो, ठीक है। 50 रीड ऑपरेशन मारोगे 50 बार तुमको लेटेस्ट डेटा मिलेगा।
क्लाइंट विल नेवर सी आउट ऑफ डेट डेटा, नेवर। ये हो गई मेरी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। उसके बाद है वीक कंसिस्टेंसी, जस्ट उसका उल्टा, कि सबसीक्वेंट रीड ऑपरेशन जब मारोगे ना तो देर आर हाई चांसेस कि आपको लेटेस्ट डेटा नहीं मिलेगा। यू मे नॉट सी द लेटेस्ट डेटा ऑलवेज। ये वीक कंसिस्टेंसी हुई। और एक होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, जो वीक कंसिस्टेंसी का ही एक अलग फॉर्म है और ये पॉपुलर है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ये कहता क्या है ना, कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं ना अपडेटेड डेटा को प्रोपेगेट कर दूंगा सारे रेप्लिका में, ताकि सारे रेप्लिकाज मेरे अप टू डेट हो जाए। थोड़ा सा गिवन इनफ टाइम, ऑल अपडेट्स आर प्रोपेगेटेड टू रेप्लिकाज। थोड़ा सा टाइम दे दो भाई, मैं सारे डेटा को अपडेट कर दूंगा सारे रेप्लिकाज में, फिर मेरे सारे रेप्लिकाज खुश, सारे एकदम अपडेटेड लेटेस्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि चलो आप ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी सही है क्या। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि भाई हर बार स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मिल रही है, हर बार अपडेटेड वैल्यू मिल रही है, क्या ये सही है? क्या हमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी यूज़ करना चाहिए अपने की वैल्यू स्टोर डिज़ाइन के लिए? तो आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोलो कैसे? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के लिए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा रीड और राइट ऑपरेशन। कब तक? जब तक करंट जो राइट ऑपरेशन आया है वो सारे रेप्लिकाज में अपडेट ना हो जाए। तो आपको वेट करना पड़ेगा ना तब तक के लिए। तो समझ रहे हो लेटेंसी कितना बढ़ जाएगा। और आपने ब्लॉक कर दिया तो आपकी सिस्टम अवेलेबल ही नहीं रहेगी उतनी देर के लिए, जब तक सारे रेप्लिकाज में करंट राइट ऑपरेशन अपडेट ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नॉट अ गुड ऑप्शन। वही मैंने यहाँ लिखा है कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के लिए वी विल हैव टू ब्लॉक रीड एंड राइट, है ना, अनटिल जो करंट राइट है वो अपडेट ना हो जाए सारे रेप्लिकाज में। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हाईली अवेलेबल सिस्टम्स। मतलब अगर आप चाह रहे हो ना भाई, आप इंटरव्यूअर को बोलो कि भैया आप चाहते हो कि आपकी की वैल्यू स्टोर जो है, जो सर्विस है, वो हाईली अवेलेबल रहे, तो मैं स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी तो नहीं प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि ठीक है व्हाट विल यू यूज़ फॉर की वैल्यू स्टोर, तो तुम बोलना कि आई विल यूज़ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है, गिवन इनफ टाइम मैं अपडेट कर दूंगा सारे रेप्लिकाज में एकदम लेटेस्ट डेटा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूँगा और क्या। और देखा जाए तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। जैसे डायनेमो हो गया अमेज़न का, कैसेंड्रा हो गया, ये लोग है ना इवेंचुअल कंसिस्टेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यार दिस वाज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे, आगे की क्या टेक्निक्स है, जो कि है इनकंसिस्टेंसी रेजोल्यूशन। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।